हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा के दौरान हमने हिंदी के प्रमुख कविशास्त्रीय आचार्यों के बारे में जाना, विस्तार से उनका अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्यशास्त्रीय आचार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हिंदी काव्यशास्त्र का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी काव्यशास्त्र का प्रारंभ कृपाराम की हित तरंगिणी रचना से माना जाता है, जिसका समय माना जाता है 1541 ईस्वी। यह हिंदी काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और कृपाराम हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इनकी यह जो रचना है हित तरंगिणी, यह रस और नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। इसमें कुल 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग का नाम दिया गया है, अर्थात 5 तरंग हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम लेखक माने जाते हैं तो कृपाराम और इनकी रचना हित तरंगिणी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रीति काव्यशास्त्र के विकास का प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? रीति काव्यशास्त्र के विकास के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो केशवदास जी को रीति काव्य की प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है और ये हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय आचार्य भी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं। रसिक प्रिया में काव्य रसिकों के निमित्त रचना है, जिसमें श्रृंगार के रस राजत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ठीक उसी प्रकार कवि प्रिया सामान्य शिक्षार्थियों के लिए रचित रचना है, जिसमें केशव ने मौलिकता का दावा नहीं किया है और छंदमाला इनकी छंद विषयक रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। रीतिकालीन काव्यशास्त्र की परंपरा के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं? रीतिकालीन काव्यशास्त्र की परंपरा के प्रारंभकर्ता चिंतामणि त्रिपाठी माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख रचना कवि कुल कल्पतरु मानी जाती है। शुक्ल के अनुसार रीति काव्य परंपरा का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है और शुक्ल ने अपनी पुस्तक में यह लिखा भी है कि रीतिकालीन इन जो अखंड परंपरा है उसकी शुरुआत केशव के 50 वर्ष पश्चात चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जानी चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाओं में चिंतामणि त्रिपाठी की कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और रामायण पिंगल मानी जाती है। इनकी कवि कुल कल्पतरु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें काव्य गुण, अलंकार और शब्द शक्ति से संबंधित काव्यशास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। श्रृंगार मंजरी रचना इनकी नायिका भेद से संबंधित रचना है, जो अकबर शाही के लिए रचित रचना है। और रसमंजरी इनकी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे चिंतामणि त्रिपाठी से संबंधित ये तथ्य। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वाधिक पठित ग्रंथ माना जाता है। हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वाधिक पठित ग्रंथ माना जाता है तो भाषा भूषण, जो जशवंत सिंह का रचना है और इसका रचना समय माना जाता है लगभग 18वीं सदी का प्रारंभ। यह हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वाधिक पठित ग्रंथ माना जाता है। इसमें दोहा जैसे छंद में एक पंक्ति में लक्षण और दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिए गए हैं। कुवलयानंद और चंद्रालोक पर आधारित इस रचना में रस के साथ साथ नायिका भेद का भी विवेचन किया गया है। तो भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की, जो सबसे ज़्यादा पठित ग्रंथ माना गया है काव्यशास्त्र का। प्रश्न नंबर 6। मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम रचना है। मतीराम द्वारा ललित ललाम जो रचना है वह एक अलंकार प्रधान रचना है। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचासी जो रचना है इनके प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ललित ललाम रचना अलंकार प्रधान रचना है, तो वहीं रसराज रचना एक इनका श्रृंगार विषयक रचना मानी जाती है। ललित ललाम रचना बूंदी नरेश भाव सिंह की प्रशंसा में लिखी गई रचना है। शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण भूषण का प्रमुख ग्रंथ है, जो अलंकार विषय ग्रंथ है शिवराज भूषण। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देव का कौन सा ग्रंथ है जो स्त्री जातियों और दूतियों के वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देव का वह ग्रंथ जो स्त्री जातियों और दूतियों के वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है?
रसविलास इनका वह ग्रंथ है। इसके अलावा देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और काव्य रसायन है। काव्य रसायन देव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें शब्द शक्ति, रति, रीति, गुण, रस, अलंकार इत्यादि का विवेचन किया गया है। और इनका जो भाव विलास ग्रंथ है वह रस और अलंकार विषयक रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भिखारी दास के प्रमुख ग्रंथ हैं श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश। भिखारी दास के प्रमुख ग्रंथों में श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश ग्रंथ प्रमुख है। इनका जो श्रृंगार निर्णय ग्रंथ है वह नायिका भेद, संयोग वियोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। वहीं हिंदी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में सर्वाधिक वैज्ञानिक और पूर्ण रचना इनकी कौन सी है, तो काव्य निर्णय का नाम आता है। इनकी रस सारांश रचना रसों का विवेचन रोचक शैली से प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है दुल्हे से संबंधित। दुल्हे द्वारा रचित कवि कुल कंठाभरण रचना का प्रमुख विषय कौन सा है, तो अलंकार इसका प्रमुख विषय है, जो चंद्रालोक और कोयलानंद पर आधारित अलंकार का सुंदर एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 11। मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित इसी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में नायिका भेद एवं व्यंग्यार्थ का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। कौन सी रचना के विषय में यह बात कही गई है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के विषय में। प्रताप शाही की प्रमुख दो रचना है, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। व्यंग्यार्थ कौमुदी नायिका भेद से संबंधित रचना है और काव्य विलास ध्वनि सिद्धांत है। मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में अर्थात व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद और व्यंग्यार्थ का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है, जबकि इनका जो काव्य विलास ग्रंथ है वह ध्वनि सिद्धांत का एक प्रौढ़ ग्रंथ है। तो प्रताप शाही के दो ग्रंथ याद रखेंगे, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। प्रश्न नंबर 12 है कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। छंद कविता के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है, बिना छंद के भी कविता हो सकती है। यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह महत्वपूर्ण कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक और महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, ज्ञान राशि का संचित कोश, बस ये ध्यान रख लेंगे कौन कहता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहने वाले हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। शुक्ल ने रस पर आधारित रस मीमांसा रचना लिखी है। इन्होंने जायसी, सूर, तुलसी पर व्यवहारिक समीक्षाएं भी लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सर्वाधिक कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। काव्य का प्रयोजन लोकमंगल होना चाहिए, ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। तुलनात्मक समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, पद्म सिंह शर्मा। इनकी जो रचना है देव और बिहारी, यह इनकी रचना है और ये तुलनात्मक समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। और बिहारी और देव कई बार परीक्षा में दोनों के बारे में पूछा जाता है और परीक्षार्थी कंफ्यूज भी हो जाता है। देव और बिहारी रचना है पद्म सिंह शर्मा की और बिहारी और देव रचना है वह लाला भगवान दीन की। अगला प्रश्न है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रसाद यह भी कहते हैं कि काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों को नित्य नया नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है, क्योंकि आत्मा का मनोनय वाग में और प्राण में माना जाता है।
मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 16, छंदों के शासन से मुक्त हो जाना ही कविता की मुक्ति है। यह कथन है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। निराला जी कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। ये कहने वाले निराला है। मुक्त छंद से संबंधित कई बातें निराला जी ने कही हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष हार हैं। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, साहित्य सहचर रचना जो साहित्य शास्त्र से संबंधित है, रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है साहित्य सहचर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई कथन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, सुंदरता सामंजस्य का ही नाम है और सारे मानव समाज को सुंदर बनाने का नाम ही साहित्य है। ये कहने वाले हैं, अर्थात सुंदरता को साहित्य से जोड़ना और साहित्य को मनुष्य से जोड़ना, ये कथन किससे संबंधित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सुंदरता सामंजस्य का ही नाम है, यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रस सिद्धांत रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न नंबर 22, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रचना किसकी है? केशवदास की है। अभी हमने बात भी की है कि केशवदास की इन तीनों रचनाओं से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनकी जो रसिक प्रिया रचना है वह काव्य रसिकों की निमित्त रचना है, जिसमें श्रृंगार के रस राजत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वहीं कवि प्रिया सामान्य शिक्षार्थियों के लिए रचित रचना है और छंदमाला इनकी छंद विषयक रचना है। अब आपसे कुछ इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में, या फिर असुमेलित या सुमेलित छांटिए वाले प्रश्नों में, जिसे आपको पुस्तक का नाम दे देंगे, ग्रंथ का नाम दे देंगे और आगे रचनाकार का नाम दे देंगे और आपको सही गलत देखना है। इसके लिए आपको मिलती जुलती रीतिकालीन सभी रचनाओं को याद करना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। रसराज रचना मतीराम की है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य रचना कुलपति मिश्र की है, यह भी सही है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है, यह भी सही है। और रस सारांश रचना केशवदास की नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाता है, क्योंकि रस सारांश रचना भिखारी दास की है। केशवदास की रचना तो रसिक प्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो ये सभी कथन सत्य हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। श्रृंगार मंजरी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की है। श्रृंगार निर्णय रचना भिखारी दास की रचना है और श्रृंगार लता रचना सुखदेव मिश्र की है। ये सभी मिलती जुलती रचनाएं हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या भूप भूषण? तो जो भूप भूषण रचना है यह भूषण की रचना नहीं है और सभी रचनाएं भूषण की हैं। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। सूरदास की साहित्य लहरी रचना का वर्ण विषय कौन सा है? सूरदास की साहित्य लहरी में नायिका भेद और अलंकार संबंधी वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। जगत विनोद और पद्माभरण रचना पद्माकर की है। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कवि कुल कंठाभरण रचना दुल्हे की जो रचना है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें यह एक अलंकार ग्रंथ माना गया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम काव्य लक्षण पढ़ेंगे। धन्यवाद।